अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नावल बोकाफ की आखिरी एपिसोड। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका दो जवान और धड़कते हुए दिलों को शिद्दत से इंतज़ार होता है। आरजुओं का दिन, उमंगों का दिन और मिलन की घड़ियों का वक्त आ पहुंचा। आग और मिट्टी का मिलाप होने वाला था। ये मिलाप यकीनन एक गैर फितरी मिलाप था, लेकिन ये हो रहा था। लाख मना करने के बावजूद भी उस वक्त एक कमरे में मोहल्ले की चंद अल्लड़ लड़कियां ढोल और डफ लिए बैठी थीं। चीखो पुकार मची हुई थी। गाने तो कम गाए जा रहे थे और बुलंद आवाज़ों में हंसी मजाक और जुमला कसी ज़्यादा हो रही थी। महपारा को सरे शाम ही से दुल्हन के रूप में ढाल दिया गया था। चूँकि शादी में बरकत साहब ने चंद मखसूस लोगों को ही मदऊ किया था, इसलिए घर की छत पर ही शामियाना लगाकर मेज़ें लगा दी गई थी। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, बस अब बारात का इंतज़ार हो रहा था। गुलबानो महपारा के पास से उठी ही थी कि अचानक बरकत साहब तकरीबन दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए। खैरियत तो है? क्या कुत्ते पीछे लग गए आपके? तुम भी हद करती हो। नेक वक्त बारात आ गई है, लड़कियों को बता दो। और हाँ बेगम, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गुलबानो तो शर्मा गई। थोड़ी देर बाद जब लड़कियों को बारात की आने की खबर मिली तो वहाँ वो गुल गपाड़ा मचा के खुदा की पनाह। दूल्हा यानी बोकाफ के हमरा गाके शाह, चंगा और मंगा भी थे। बरकत साहब की जानिब से मेहमानों का भरपूर खैर मकदम किया गया। बोकाफ का चेहरा सेहरे में छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद दुल्हन बनी हुई महपारा भी शर्माती और लज्जाती हुई अपनी सहेलियों का सहारा लेकर बोकाफ के पहलू में आ बैठी। गागे शाह ने बोकाफ के कान में आहिस्ता से सरगोशी की। याद है ना, अपने चेहरे पर से सेहरा हरगिज न हटाना, समझे? हाँ मुझे याद है। अब काजी साहब का इंतजार था। अबे यार मंगा, क्या बोकाफ के कबीले वालों ने इसे बिल्कुल ही लावारिस छोड़ दिया? कोई भी नहीं आया अभी तक, ना सरदार और ना उसके माँ बाप। आहिस्ता बोलो, इसका नाम अब सलीम है और कबीले के बजाय खानदान का लफ्ज इस्तेमाल करो। अगर किसी ने सुन लिया तो वो समझेगा कि सलीम का ताल्लुक अफ्रीका के जंगलात से है। गागे शाह, बरकत साहब और ख़ास तौर पर बोकाफ के अपने माँ बाप और जिनों के सरदार का बेताबाना इंतज़ार था। फिर काजी साहब आ गए। वो इतने ज़ईफ़ और नातवा थे कि साथ आने वाला एक नौउम्र लड़का उनका बाजू थामे हुए था। मंगा कहने लगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि काजी साहब निकाह पढ़ाने आए हैं। इनकी हालत ऐसी है कि ये किसी भी वक्त गुजर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के बजाय यहाँ इनका जनाजा पढ़ाया जा रहा हो। अचानक महपारा बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसने जल्दी से इशारा करके गुलबानो को पास बुलाया। क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मी, मेरी कमीज़ में कुछ चल रहा है, शायद कोई कीड़ा अंदर घुस गया है। चलो फिर जल्दी से नीचे चलो। दो चार लड़कियां और भी आगे बढ़ाईं। चुनाचे महपारा को दोनों जानिब से संभाल कर नीचे ले जाया गया। वो बड़ी उजलत में गुसल खाने में दाखिल हुई और दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया। ऐन उसी वक्त दो लहीम शहीम किस्म के आदमी घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। गुलबानो वगैरह ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर फौरन ही उनके जहन में झमाका हुआ। वो उन दोनों को पहचान गई। ये सरदार और उसका सेक्रेटरी था। दोनों उस वक्त इंसानी रूप में थे। उन दोनों ने झुक के गुलबानो को सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए गुलबानो ने देखा कि सरदार के हाथ में एक निहायत खूबसूरत और सोने का बना हुआ छोटा सा पिंजरा था। उस पर हाथी दांत के काम के अलावा निहायत कीमती हीरे भी लगे हुए थे। वो पिंजरा खाली भी नहीं था, उसमें एक निहायत खूबसूरत मैना मौजूद थी। गुलबानो ने उन दोनों को ऊपर जाने का इशारा किया। लड़कियां हैरत से उन दोनों को देख रही थीं। ये कौन थे खाला जान? ये सलीम के रिश्तेदार हैं। अरे, महपारा ने बड़ी देर लगा दी। किसी को ख्याल आया और ऐन उसी वक्त गुसल खाने का दरवाज़ा खुला। सरदार और सेक्रेटरी भी सोफे पर बैठ चुके थे। गागे शाह ने उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बोकाफ ने सरदार से अपने माँ बाप के बारे में फ़ौरन ही सवाल पूछा। अम्मा जान और अब्बा जान नहीं आए? तुम्हारे कौन से अम्मा जान और अब्बा जान वहाँ रहते हैं भाई? वो बोकाफ के माँ बाप हैं और तुम्हारा नाम सलीम है। इस जुमले ने बोकाफ को साकित कर दिया। सेहरे की वजह से उसके चेहरे पर दुख और अंदरूनी कर्ब के आसार कोई न दिख सका। थोड़ी देर बाद महपारा भी अपनी जगह पर आ बैठी। आज पहली बार चचा तंदूरी नहाए धोए हुए और साफ कपड़ों में आए थे। निकाह का मरहला शुरू हुआ। फौरन ही बोकाफ और महपारा के सामने कुर्सी पर काजी साहब को बिठा दिया गया। फिर निकाह का मरहला तय हो गया। फौरन ही छवारे तकसीम किए गए। मुबारक हो का शोर मच गया। कल्लू चरसी तो बाकायदा ठुमके लगा रहा था। अबे क्या कर रहे हो मियाँ? हकीम तोलानी उसे नाश्ता देकर बुखला उठे। अम्मा, कुछ नहीं कह रहा बेचारा, अपने खानदान का शजरा नसब बता रहा है। क्यों कल्लू? बोकाफ को सरदार ने बड़ी गर्मजोशी से वो पिंजरा तोहफे में दिया। ये क्या है सरदार?
तुम्हारी शादी का तोहफा, ये मैना तुम्हें अपने साबका खानदान की याद दिलाती रहेगी, इसे हिफाजत से रखना। बोकाफ ने खामोशी से पिंजरा थाम लिया। ऐन उसी वक्त जीने की तरफ से एक आवाज गूंजी, महपारा, तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझसे शादी करना थी, तुम किसी और की हो गई, तुमने बहुत बुरा किया। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं, हाँ मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने। आवाज आना बंद हो गई। हैरत की बात ये थी कि बोकाफ के अलावा कोई और उस आवाज की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। ये किसकी आवाज थी सरदार? कौन था ये? वही जिसने महपारा को देखते ही उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। क्या भूल गए सलीम को तुम, जो महपारा के घर में अपना रिश्ता लेकर आया था? उसी का तो नाम तुम्हें दिया क्या है? ओह, इसे रोकिए सरदार, वो तो खुदकुशी करने जा रहा है। अरे करने दो उसे खुदकुशी, अब वो बेचारा जिंदा रहकर भी क्या करेगा? उसकी जिंदगी तो किसी और के नाम हो गई है, बल्कि उस बदनसीब का तो नाम भी छीन लिया गया है। खैर छोड़ो, अच्छा तो अब हम चलते हैं, तुम्हें मुबारक हो ये शादी और ये घर। अभी कहाँ जा रहे हैं सरदार? भाई आप नहीं जाएं। क्यों भाई? खाना तो खा लीजिए ना। अगर मैंने और मेरे सेक्रेटरी ने यहाँ खाना खा लिया तो पब्लिक डर के मारे भाग खड़ी होगी। हम दोनों जिन हैं, इंसानी भेस में है तो क्या हुआ, इंसानों का खाना तो नहीं खा सकते ना। फिर दोनों ही रुखसत हो गए और बोकाफ को इतना भी मौका न मिल सका कि वो अपने माँ बाप के लिए कोई पैगाम ही भिजवा देता। वो दिल महसूस कर रह गया। फिर सबने खाना खाया। हकीम तोलानी ने कहा कि सर से अब सेहरा तो हटा लो, पर गागे शाह ने मना कर दिया। क्यों भाई? बात दरअसल ये है कि ये सलीम के ख़ानदान की रवायत है, ये शादी के 1 हफ्ते तक किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। क्यों भाई? क्या शर्मिंदगी की वजह से? लेकिन शादी अब इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। अबे अहमक, ये ख़ानदानी रवायत है। फिर हकीम तोलानी कहने लगे, चचा तंदूरी देखो तो आज तुम कितने अच्छे लग रहे हो, क्यों ना आज तुम हम सबको अपने अहम राज से आगाह कर दो। कौन से अहम राज से? यही कि आखिर तुम मुर्गों की जान के क्यों दुश्मन हो। ये बात सुनकर सब चौंक पड़े, यहाँ तक कि खुद गागे शाह ने भी थोड़ी पकड़कर इल्तिजा की। अब तो चचा तंदूरी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, अब आप लोगों का इतना इसरार है तो मैं बताए देता हूँ। जिंदाबाद चचा तंदूरी। बात दरअसल ये है, वो ऐसी ही रात थी। मेरे सर पर भी एक सेहरा ही बंधा हुआ था। मैं बड़े अरमान लेकर अपनी दुल्हन यानी तुम लोगों की चची के सजे सजाए कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन सेज पर घूंघट गाड़े बैठी थी, मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा, उसके पास बैठा और आहिस्ता आहिस्ता उसका घूंघट सिरकाने लगा। फिर दुआ सलाम हुई और चुप क्यों हो गए चचा तंदूरी? बताओ फिर क्या हुआ? आगे की कहानी सेंसर हो गई होगी, कल्लू चरसी ने कहा। अरे तुम चुप रहो। मैं अपनी दुल्हन से 2-4 बातें करने के बाद उसके और करीब खिसक आया। अभी मैंने अपना हाथ उसके चेहरे के करीब बढ़ाया ही था कि अचानक गली में एक बदबख्त मुर्गे की आवाज़ गूंजी, कुकड़ू कू। ये आवाज़ सुनकर दुल्हन ने फ़ौरन ही मुझे परे धकेला और मसहरी से उठ खड़ी हुई। फिर उसने जायनमाज निकाल कर बिछाई और नमाज की नीयत बांधने लगी। ये क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा। अरे नमाज पढ़ रही हूँ सुबह की, दिखाई नहीं दे रहा? पर अभी सुबह कहाँ हुई, अभी तो रात का पिछला पहर है। अच्छा, बड़े बूढ़े तो कहते हैं कि मुर्गा बांग दे तो सुबह का वक्त हो जाता है। ये दरमियान वाली बांग थी। मुर्गा अब जो बांग देगा ना, वो सुबह की बांग होगी। दुल्हन की समझ में मेरी बात आ गई। उसने जाए नमाज उठा ली और दोबारा मसहरी पर आ बैठी। मैं दोबारा उसके नज़दीक हो गया। ज़रा ही देर बाद उस बदबख्त मुर्गे ने दोबारा बांग दे डाली। दुल्हन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा मसहरी से उठ खड़ी हुई। मेरा दिल जलकर रह गया। उसे दोबारा समझा बुझाकर मसहरी पर बिठाया। तुम ही तो कह रहे थे कि अब मुर्गा अजान देगा तो सुबह हो जाएगी। अरे भाई, अब वो बांग दे तो समझ लेना कि सुबह हो गई। और फिर उस मनहूस मुर्गे ने रात भर थोड़े थोड़े वक्फे से अजान दी और पूरी रात दुल्हन का और मेरा यही ड्रामा होता रहा। वो झट से मसहरी पर से कूद पड़ती और मैं फिर समझा बुझाकर उसे सेज पर ले आता। यूं उस मुर्गे की बांग की वजह से मेरी अरमानों भरी रात का बेड़ा गर्क हो गया। फिर सुबह के वक्त मैंने गुस्से में आकर मुर्गे को पहले तो खूब जी भर के गालियां दी और फिर जब उसने कुकड़ू कू कहा तो मैंने उसकी गर्दन ही दबोच ली। बस वो दिन है और आज का दिन। मुझे मुर्गों की बांग से जो चिढ़ है वो सबके सामने है। और क्यों ना हो मुझे चिढ़, उन्होंने मेरी अहम रात गारत करवाई थी। ये कहकर चचा तंदूरी खामोश हो गए। सुनने वालों पर अजीब सी कैफियत तारी थी। वो सन्नाटे में आ गए। तो ये थी वजह मुर्गों की बांग से चिढ़ने की। तमाम मेहमान रुखसत हो चुके थे। हस्बे रवायत महपारा को दुल्हन के कमरे में पहुंचा दिया गया। बोकाफ अब तन्हा था। फिर वो जीने तय करके दुल्हन के कमरे के करीब पहुंच गया। अभी वो राहदारी में आगे बढ़ा ही था कि किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कहाँ चल दिए? अपने कमरे में।
وہ تو تم جاؤ گے ہی، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کے جھوٹے برتن تو دھو کر رکھو. یہ کام کون کرے گا؟ میں برتن دھوؤں گا تو اور کیا، گھر داماد کو یہی سب تو کرنا پڑتا ہے. پہلے تم اوپر جاؤ، چھت پر ہی گرم پانی کا ٹب موجود ہے، سارے برتن دھو ڈالو کیونکہ صبح ڈیکوریشن والا آ جائے گا. پلیٹوں کا بچا ہوا کھانا ایک تھیلی میں بھر لینا. اس کام سے فارغ ہو کر تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو. بوکاف تو گویا پتھر کا ہو گیا. نہ جانے رات کا کون سا پہر ہوگا جب تھکا ماندہ بوکاف دلہن کے کمرے میں داخل ہوا. ڈھیر سارے برتن دھونے کے بعد اب اس کی یہ حالت تھی کہ اس کی سانسیں بھی اعتدال پر نہیں تھیں. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا اور وہاں پر گر کر ڈھیر ہو گیا. مہپارہ سر جھکائے اور بت بنی بیٹھی تھی. فوراً ہی اس نے گھونگھٹ الٹ دیا اور بوکاف کی آنکھیں تو خیرہ ہو گئیں. اسے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند تھا جو بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا. لیکن وہ تو برس پڑی. کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کہاں تھے آپ؟ برتن دھو رہا تھا. برتن؟ کون سے برتن؟ مہمانوں کے جھوٹے برتن تمہارے ابا جان نے دھلوائے ہیں. تمہیں غصہ نہیں آیا؟ کس بات پر؟ غصہ تو مجھے اس بات پر آتا کہ برتن صفائی سے دھلے نہ ہوتے تو. ابھی میں نے آپ کے دھوئے ہوئے برتن دیکھے کہاں ہیں؟ بوکاف تو سمجھ رہا تھا کہ مہپارہ اپنے ابا جان پر ناراض ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا. اچھا یہ بتائیں، برتن دھونے کے بعد آپ نے چھت کی جھاڑو لگائی تھی کہ نہیں؟ جھاڑو؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تمہارا شوہر ہوں، باورچی یا بھنگی تو نہیں ہوں. ارے کام میں کوئی شرم نہیں ہوتی؟ بوکاف تو سر پکڑ کے رہ گیا کہ جس کی خاطر بوکاف نے اپنا قبیلہ، اپنا خاندان اور اپنا آپ گوایا تھا، ان سے یہ صلہ مل رہا تھا. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں. میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں. مہپارہ، تم میرا خواب تھی جو آج حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے. تم میری ہو، صرف میری ہو. اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اس سے قبل کہ وہ مہپارہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ایک عجیب بات ہوئی. سردار کا تحفہ میں دیا ہوا مینا کا پنجرا اسی کمرے کے سامنے والی دیوار کے اوپر ٹانگ دیا گیا تھا. اچانک ہی پنجرے میں موجود مینا نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا. وہ ادھر سے ادھر ڈول رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ دبوچنے کی اسے کوشش کر رہا ہو. اور پھر ایک بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونجی. تم مہپارہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ میری محبوبہ ہے، سمجھے تم؟ بوکاف تو سناٹے میں آ گیا. مہپارہ کا بھی حال اس سے کم نہ تھا. بوکاف تو اس مرحلے سے گزر چکا تھا، لیکن اس طرح کہ اس نے اپنی آواز سے لوگوں کے چھکے چھڑا دیے تھے. وہ جن لڑکیوں پر سوار ہوتا تھا ان میں سے کئی لڑکیوں کے گھر والے تو اس کی آواز سن کر بے ہوشی ہو جاتے تھے. وہ لمحات اس وقت بوکاف کو بہت بھلے لگتے تھے. وہ اس سچویشن میں پورے مزے لیتا تھا کیونکہ وہ تو خود انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور ڈرے سہمے خوفزدہ انسان اسے بہت پسند آتے تھے. لیکن آج اس وقت جب وہ خود اس صورتحال سے دوچار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ خوف اور ڈر کس طرح اعصاب کو جھنجھوڑ دیتا ہے. کون ہو تم؟ مہپارہ کی آنکھیں بھی خوف اور حیرت کی بنا پر پھیل گئیں. اس نے مضبوطی سے بوکاف کا بازو تھام لیا. تم الگ ہٹو مہپارہ، تم اس کی نہیں میری ہو. تم آخر کون ہو؟ میں اس کی بدرو ہوں جس نے کل تمہارے نکاح کے بعد خودکشی کر لی تھی. تم نے واقعی خودکشی کر لی تھی؟ تو اور کیا کرتا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا نا. تمہارے پاس بھی اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم مہپارہ سے الگ رہو. کیوں؟ یہ میری بیوی ہے. ہوگی تمہاری بیوی، لیکن اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے اپنے پاس بلا لوں گا، جان سے مار ڈالوں گا میں اسے. اس کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی. دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے. مینا بھی اب اپنے پنجرے میں آرام سے بیٹھ چکی تھی. اب اس کے بعد بوکاف نے مہپارہ کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو مہپارہ کی حالت غیر ہو گئی. اس کا پورا جسم لرزنے لگا، سانس اس کی اٹکنے لگی. بہرحال وہ رات عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار رہی. اسی عالم میں نہ جانے کب بوکاف اور مہپارہ کو نیند نے آ گھیرا. دروازہ اتنی بری طرح پیٹا گیا کہ بوکاف ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. مہپارہ بے سود پڑی ہوئی تھی. کتنی پکی نیند ہے اس کی. دروازہ کھلتے ہی اسے اپنی ساس یعنی گلبانو کا غصہ بھرا چہرہ دکھائی دیا. اتنی غفلت کی نیند، توبہ ہے. کیا رات میں گدھے گھوڑوں کی منڈی میں چلے گئے تھے؟ نہیں، ہم تو خود ہی گدھے بن گئے تھے. ارے تم تو بدتمیز بھی ہو. جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر باورچی خانے میں جاؤ اور ناشتہ تیار کرو. مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. تمہارے سسر بھی بس اٹھنے والے ہوں گے. جلدی کرو. اور ہاں، کل سے خود ہی جاگنا، مجھے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے تم لوگوں کو. ہاں. ناشتے کی میز پر برکت صاحب اور مہپارہ بڑی بے چینی سے ناشتے کے منتظر تھے. اللہ اللہ کر کے گلبانو اور بوکاف کمرے میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھوں میں ناشتے کے لوازمات موجود تھے. ارے بھائی، بہت دیر لگا دی، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے. پھر ایک دم کمرے میں ایک آواز گونجی جیسے کوئی زور سے ہنسا ہو. یہ آواز صرف بوکاف کو آئی. مجھے ایک آواز آئی ہے جیسے کوئی ہنسا ہو، پر ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی. باقی تینوں تو مکر گئے. بوکاف سمجھ گیا کہ یہ ہنسی اسی بدرو کی ہے.
ارے تم تو بہت کھاتے ہو، اس کا مطلب ہے کام زیادہ کر سکتے ہو۔ لانڈری والے کی کل سے چھٹی، اب کپڑے بھی تم ہی دھویا کرو گے۔ پھر سب نے ناشتہ کیا اور بات صرف ناشتہ بنانے پر ہی نہیں ٹلی، بکاف کو ناشتے کے برتن بھی دھونے پڑے۔ مہپارا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد بکاف پہنچا تو اس نے مہپارا کو سوتا ہوا دیکھا۔ بکاف کی سانسیں تو اتھل پتھل ہونے لگی۔ اس نے جھک کر مہپارا کے ہونٹوں کو چھونا ہی چاہا تو بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں میں آ گئی، نا نا نا، کوئی بدتمیزی نہیں، میں دن میں بھی ادھر ہی موجود ہوں۔ ہاں۔ کئی گھنٹے بکاف نے شدید بے چینی میں گزارے، پھر اس نے برکت صاحب کو بدرو کی ساری باتیں بتا دیں۔ برکت صاحب تو ہنس پڑے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے شیر کو سوا شیر ٹکرایا ہے۔ تم نے بھی تو ہماری زندگیاں حرام کر دی تھی نا، یاد ہے؟ یاد ہے، پر بتائیں میں اس بدرو کا کیا کروں؟ کیا بتاؤں؟ سلیم کی بدرو سے اب تم خود ہی نمٹو، مجھے تو ویسے بھی بدروؤں کا کوئی خاص تجربہ نہیں۔ کیا واقعی اس آدمی نے خودکشی کر لی ہوگی بھائی، کیونکہ محبت کر کے عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں نا، اور شادی کر کے مقدر پر، آئی سمجھ؟ ارے میں نے صحن میں میلے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، گلبانو نے بکاف کو کہا۔ کپڑے دھوتے وقت نہ جانے کیوں بکاف کو اپنے ماں باپ کی بہت یاد آئی۔ کتنی اچھی تھی وہ، جب کسی بات پر اس کا باپ روناف اسے مارنے کے لیے دوڑتا تھا تو اس کی ماں جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے بکاف کی حمایت لیتی تھی۔ ہر وقت وہ بکاف کی دلجوئی کرتی تھی، اس کی بے جا ضدیں پوری کرتی تھی، ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ یوں تو باپ کی شخصیت بھی کم نہ تھی، اس کی ڈانٹ اور مار بھی پیار اور محبت کا عنصر شامل رہتا تھا، اور بکاف نے ایک انسانی پیکر حسن کی خاطر اپنے ماں باپ کو خیرآباد کہہ دیا تھا، ان سے رشتہ ناتا سبھی کچھ ختم کر دیا تھا، صرف ایک لڑکی کی خاطر۔ بکاف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بکاف کے لیے اب یہ روز کے معمولات تھے۔ وہ دن بھر گھر کے بڑے سے بڑے اور معمولی سے معمولی کاموں میں مصروف رہتا، اور رات کو جب وہ مہپارا کی زلفوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا تو وہ منحوس بدرو اس کے آڑے آ جاتی۔ بکاف ایک دن مہپارا سے کہنے لگا، کیا تمہیں میرا غلاموں کی طرح گھر کے کام کاج کرنا اچھا لگتا ہے؟ مجھے؟ ہاں تمہیں ہی۔ میں تمہارا شوہر ہوں یا اس گھر کا ملازم ہوں؟ آپ اس گھر کے ملازم ہرگز نہیں ہیں، بلکہ میرے شوہر ہیں۔ تم مجھے کام میں جتا ہوا دیکھ کر خوش تو بہت ہوتی ہو نا، تو کیا کروں، جس بات سے میرے ماں باپ خوش ہیں اسی میں میری خوشی۔ اچھا، اور میں نے جو تمہاری محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اگر تم بھی میری خاطر اپنے ماں باپ کی ناراضی مول لے لو تو حرج ہی کیا ہے؟ ارے میں کیوں کروں اپنے ماں باپ کو ناراض؟ پر میں نے بھی تو کیا ہے نا ایسا، صرف تمہاری خاطر۔ وہ تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی، میں تو ہرگز اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ بکاف تو دھک سے رہ گیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بھی اپنے والدین کی ناراضگی مول لے کر بہت برا کیا ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس ایک اور بات کا ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم میرے ہوتے ہوئے بھی میری نہ ہو سکی۔ وہ تو اس بدرو کی، بھاڑ میں گئی بدرو، صرف جسمانی تعلق سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا نا، یہ جذبہ تو دل سے منسلک ہوتا ہے، اس کی جڑیں تو روح کی گہرائیوں میں پنہاں ہوتی ہیں۔ لیکن خیر، یہ کہہ کر بکاف اٹھا اور مینا کے پنجرے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مینا اپنے پنجرے میں بیٹھی ہوئی اونگ رہی تھی۔ وہ رات بکاف پر بہت بھاری گزری۔ مہپارا تو سو گئی، لیکن بکاف کا بے چینی کے مارے برا حال تھا۔ اسے اپنے ماں باپ، قبیلہ، سردار، مالوت سبھی یاد آ رہے تھے، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، گلچین۔ ہاں، گلچین بھی تو تھی، وہی گلچین جو دل و جان سے اسے چاہتی تھی۔ آخری بار اس نے بکاف کو کہا تھا، میں تمہارا انتظار کروں گی، اگر کبھی کسی بھی دن تمہیں میرا احساس ہو جائے تو مجھ تک پہنچنے میں دیر مت لگانا، میں تمہاری منتظر رہوں گی جب تک زندہ ہوں۔ اچانک بکاف ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی مہپارا پر ڈالی اور فیصلہ کن انداز میں سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنے دل میں آنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا، قصبہ نورس سے ذرا فاصلے پر پہاڑیوں میں گھرا ہوا بظاہر بے آباد میدان۔ بکاف لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا یہاں تک پہنچا، لیکن اس کے لیے بھی یہاں اب کیا تھا؟ ہر طرف ویران اور خالی میدان، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ انسانی وجود میں ڈھل جانے کے بعد اس کا اپنا قبیلہ خود اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اماں، اماں، ابا، وہ دیوانوں کی طرح چلایا، میں آ گیا ہوں ماں، میں آ گیا ہوں۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، آپ لوگ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ ماں تم کہاں ہو؟ مجھے اپنے سینے سے لگا لو، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی انسانوں کی طرف نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ بولتے بولتے وہ رو پڑا۔
हिचकियां बन गईं, आसाब शल हो रहे थे और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन आंसुओं में सभी कुछ तो बह रहा था, उसकी जिद, उसका गरूर, उसकी सोच और एक जज्बाती मोहब्बत का फसाना, सब कुछ उन आंसुओं में बह गया था। रोते रोते वो दो जानू होकर वहीं गिर पड़ा और उसके कांपते हुए दोनों हाथ चेहरे के गिर्द फैले हुए थे, जिस्म लरज रहा था। वो न जाने कितनी देर तक अपनी आंखों का समंदर खाली करता रहा। उसे ऐसे लग रहा था कि आंखों से ओझल हो जाने वाले लोगों से वो खुद भी ओझल हो चुका है। कोई उसे नहीं देख रहा, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई भी उसे माफ़ करके सीने से लगाने वाला नहीं, ना उसकी माँ, ना बाप, ना सरदार, ना मालू तो ना ही गुलची। उसका दिल अब काफ़ी हद तक संभल चुका था क्योंकि आंसू थम चुके थे। वो बोझल अंदाज में उठ खड़ा हुआ। मैं अब उस घर में तो वापस नहीं जाऊंगा, अलबत्ता कहीं दूर चला जाऊंगा, दूर, बहुत दूर और सबसे दूर। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कहीं रह सकूं, ना मैं इंसानों के काबिल हूँ और ना अपनों के। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। कहते कहते वो उठ खड़ा हुआ। किसी थके मांदे मुसाफिर की तरह उसके कदम जमीन पर पड़ रहे थे। वो बोझल कदमों से चलता जा रहा था, मगर अचानक उसे रुकना पड़ा क्योंकि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ा और हैरत के मारे उसके आंखें फैल गईं। सरदार, आप? हाँ, ये हम ही तो हैं। अपने कबीले की हिफाजत के लिए हमें अक्सर रात में जागना पड़ता है। रब्बुल इज़्ज़त ने ये रुतबा दिया है तो हमारा फ़र्ज़ है। छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? ये जिनों का इलाका है, तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान पहुँच सकता है। ये अल्फाज किसी जहर आलू तीर की तरह बुकाव के दिल में उतर गए और फिर उसकी आंखों से दोबारा आंसू निकलने लगे। अरे 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 सलीम मियाँ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे माफ़ कर दो सरदार, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने माँ बाप से मिला दो सरदार। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। हम तुम्हें माफ़ करने वाले कौन होते हैं? हमारी क्या औकात कि हम तुम्हें माफ़ करें? फिर मैं किससे माफ़ी मांगूं? उस सारी कायनात के रब से। असल मुजरिम तो तुम हो उसके। उस मालिक ने अपनी बनाई हुई हर मखलूक का जोड़ा उसी मखलूक में रखा है। ये उसका कानून कुदरत है और तुमने उसके बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश की। तुमने जिन होते हुए एक आदम जाति से मिलाप का ख्वाब देखा और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर उसके बाद तुम माफ़ी मांगो अपने माँ बाप से, क्योंकि तुम उन दोनों के भी नाफरमान हो। सरदार तो बोलता चला गया, मैं सब कुछ कर लूँगा सरदार, बस आप मुझे दोबारा से आतिश ज़्यादा बना दें। बना दीजिए सरदार, मुझे दोबारा से आतिश ज़्यादा बना दें। मैं बहुत थक गया हूँ सरदार। क्या, घर के काम कर करके? नहीं सरदार, मुझे तो इश्क की खातिर वो सब भी मंजूर था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया है तो मेरा ज़मीर जो कि सो रहा था मुझसे लड़ने लगा और मैं अपने ज़मीर से मुकाबला कर कर के थक गया हूँ। तो उस लड़ाई में कौन जीता? मेरा ज़मीर, क्योंकि मैं सरासर गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी गलती और अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। जी सरदार। लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसने तुमसे शादी की है? उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। वो अब तक मुझसे बहुत दूर है सरदार, मैंने तो उससे हाथ भी नहीं लगाया। आप तो जिनों के सरदार हैं, कोई चक्कर चलाकर उसकी कहीं शादी करवा दीजिएगा। तो तुम अब इंसानों की बस्ती का रुख नहीं करोगे? जिंदगी में कभी नहीं सरदार, ये मेरा आपसे वादा है। गुलबानो ने सुबह ही सुबह महपारा का दरवाज़ा उठाया। महपारा बेटी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर तो खामोशी छाई हुई थी। ना कमरे में बुकाव था ना महपारा, अलबत्ता मैना बदस्तूर अपने पिंजरे में मौजूद थी। कहाँ गए ये दोनों? मुझे क्या मालूम, मैना ने जवाब दिया। गुलबानो ने सर हिलाया और फिर चौंक कर मैना को घूरने लगी। क्या हुआ गुलबानो? बरकत साहब ने पूछा। वही जिसके मुतल्लिक हमें बताया गया था, गुलबानो ने मुस्कुराते हुए बताया। उनका चेहरा खुशी के मारे दमक रहा था। अभी जाता हूँ गागे शाह के पास, शुक्र है जान तो छूटी। वाकई शादी के बाद से अब तक मैंने बड़ी मुश्किल से कलसूम वगैरह को घर के अंदर आने से रोका था। बड़े हीले बहाने करने पड़े, तब जाकर वो बाज आई थी कहीं, वरना वो लोग महपारा से ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने उन सब से क्या कहा था? मैंने तो बस यही कहा था कि दुल्हा के घर की रवायत है कि शादी के 2 हफ्ते बाद तक वो अपनी दुल्हन समेत बाहर के किसी भी फर्द से नहीं मिलता। तुम भी खूब हो बेगम। अच्छा, अब आप जल्दी से गागे शाह के पास जाइए और सरदार को बुलवाइए। महपारा मेरी बच्ची बेचारी कितने दिनों से मैना के रूप में इस घर में ही रह रही है। उफ, मेरी फूल सी बच्ची। गागे शाह अब अपने मुरीदों को साथ नहीं लाए थे। इमरजेंसी में बरकत साहब ने उनकी सवारी के लिए खुली हुई सुजुकी का इंतज़ाम किया था। घर पहुंचकर उन्होंने महपारा के कमरे से मैना का पिंजरा उठाया और बरकत साहब के साथ सहन में चले आए। फिर गागे शाह ने जिनों के सरदार को बुलाने का अमल कर डाला। सरदार फौरन ही नमूदार हुआ। मैं खुद भी आपके बुलावे का मुंतज़िर था, क्योंकि बुकाफ और गुलची रात ही को कबीले में वापस पहुंच चुके हैं।
ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा तो होना ही चाहिए था। और वो बदरू? ओह, आप मालूद की बात कर रहे हैं। वो तो पहले ही यहाँ से खिसक लिया था क्योंकि उसने उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू होते देख लिया था। उसे मालूम तो था ही कि अब क्या होगा। वैसे ये भी खूब हुआ, सलीम का खुदकुशी वाला ड्रामा भी लाजवाब था। वो तो उसी शरीर मालूद के जहन की पैदावार था। वही तो बाबा का रूप धार कर सलीम से मिला था। अब क्या हाल है बोकाफ का? क्या उसके माँ बाप ने उसे कबूल कर लिया? माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, अपनी औलाद को कब खुद से जुदा रख सकते हैं। जब बोकाफ ने खुद ही अपने जुराइम का एतराफ़ कर लिया तो फिर क्या बाकी रहा? और गुलची का क्या रद्द अमल था? वो तो बोकाफ के एतराफ़े जुर्म से खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। उस बेचारी ने बड़ी कोशिश की कि बोकाफ जल्द से जल्द राह रास्त पर आ जाए। एक बात और बताओ सरदार, उस बदरू वाले ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? बात यह है कि हम लोगों के यहाँ शादी का दूसरा तरीका राइज है और उसी तरीके से शादी को जायज़ माना जाता है। बोकाफ की शादी गुलची से ही होना थी और महपारा के रूप में भी गुलची ही थी, लेकिन ये शादी आप लोगों के तरीके से हुई थी, तो फिर हम लोग उन दोनों का मिलाप कैसे होने देते? चुनाचे बोकाफ को गुलची से दूर रखने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा और मालूद ने भी अपना किरदार खूब निभाया। किरदार तो आपकी गुलची ने भी खूब निभाया। हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये महपारा नहीं बल्कि कोई और है, हालांकि हमें ये बात पहले से ही मालूम थी। बरकत साहब ने कहा, अरे भाई, मेरी बच्ची को कब दोबारा इंसान बनाओगे? बातें ही करते रहोगे? बेचारी कब से मैना बनी हुई है। कब से क्या मतलब है बेगम? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सालों गुजर गए। अरे नेक वक्त, ये शादी वाले दिन निकाह से पहले ही तो मैना बनी थी, याद है ना? तुम ही तो उसे गुसल खाने की तरफ लेकर गई थी और वहीं पर गुलची ने उसका रूप धार लिया था। हाँ हाँ, याद है। फिर सरदार ने पिंजरा खोला और मैना को अपने हाथ में ले लिया। सरदार ने उसके सर की तरफ दूसरा हाथ बढ़ाया और उसके बालों में हाथ डालकर टटोलने लगा। फिर उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा झटका मारा और फौरन ही एक बारीक सी सुई मैना के सर में से निकलकर सरदार के हाथ में आ गई। सुई का हाथ में आना था कि मैना गायब हो गई और फर्श पर महपारा का जिस्म नमूदार हो गया। उसके जिस्म पर वही दुल्हन वाला लिबास मौजूद था। ये अभी चंद मिनट के बाद होश में आ जाएगी। ये बताओ, अब बोकाफ और गुलची की असल शादी कब होगी? जिस दिन सलीम और महपारा की असल शादी होगी। फिर सब कहका मारकर हंस पड़े। बोकाफ दोबारा अपनी असली जोन में आ चुका था। वो अब जिन था, वही पुराना जिन, लेकिन अब उसके ख्यालात नए थे। वो पहले वाला बोकाफ नहीं रहा था, बदल चुका था। अब उसकी कुल कायनात यही कबीला था जिसमें उसके माँ बाप थे, रहमदिल सरदार था, बेहतरीन दोस्त मालूद था और उसे शिद्दत से चाहने वाली गुलची थी। वही गुलची जिसकी कभी भी बोकाफ ने कदर नहीं की थी। अपना सब कुछ खोकर उसे एहसास हुआ था कि अपने लोगों की क्या अहमियत होती है। और अब तो कुछ दिनों से उसके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे क्योंकि उसके बाप ने उसे वार्निंग दी थी कि 1 महीने के अंदर ही बोकाफ को गुलची से मुंसलिक कर दिया जाएगा। जब से ये बात गुलची के कानों में पड़ी थी, वो बोकाफ से शर्म के माने कन्नी कतरा रही थी। हालांकि वो महपारा के रूप में पहले भी बोकाफ की दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन अब तो बात ही और थी। उसने महपारा वाले राज से अब तक बोकाफ को आगाह नहीं किया था, बल्कि वो तो बोकाफ के साथ पेश आने वाले हादसे से खुद को बिल्कुल ही लाइल्म जाहिर कर रही थी। फिर उसे ज़रूरत ही क्या थी? बोकाफ उसे मिल तो रहा था और उसे क्या चाहिए था? हाय मैं मर गया। सलीम की कराहों से कमरा गूंज रहा था। अशरफ साहब उसके बेड के करीब खड़े हुए पुरतशवीश नज़रों से उसे देख रहे थे। आखिर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ अब्बा जान, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर ये आवाज़ें क्या खुद ब खुद तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं? जल्दी से बताओ क्या हुआ है? वो अब्बा जान, मुझे सुबह अम्मी जान ने बताया था कि महपारा के घर वाले शादी की तारीख तय करने के लिए अपने घर पर बुला रहे हैं। तो फिर? बस अम्मी जान ने यही बताया था, है ना अम्मी जान? लेकिन इसमें कराने वाली क्या बात है? तुम गधे तो नहीं हो ना? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मैंने जैसे ही महपारा के घर से आने वाला पैगाम आपके बेटे को सुनाया, ये खुशी के मारे इतना पागल हुआ कि नाचने लगा और इसी हड़बोंग में उसके पाँव में मोच आ गई। बस ये बात है। ओह! फिर एक भरपूर किस्म की मुस्कुराहट उन सब के चेहरों पर नमूदार हुई। कल्लू चरसी का भाड़ जैसा मुंह खुले का खुला रह गया। शबन खैराती के होटल की मेज पर बैठकर बरकत साहब ने सबको ही ये खबर सुनाई थी। सुना था कि तलाक 3 बार होती है, लेकिन ये बात पहली बार मालूम हुई कि शादी भी 2 मरतबा हो सकती है। अरे बात को समझो मियाँ, लड़के के घर वाले पहले यहाँ नहीं थे, अब वो आ गए हैं, तो उनका तकाजा है कि अब सलीम और महपारा की शादी ज़रा धूमधाम से दोबारा की जाए। हम तो पहले ही कह रहे थे, तुम्हें ही उस वक्त सादगी का भूत चढ़ा हुआ था। वो भूत नहीं था, जिन था, बरकत साहब के मुंह से निकल गया।
عین اسی وقت ہوٹل کے دروازے کے قریب نہ جانے کہاں سے ایک موٹا تازہ مرغا آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے بانگ دے ڈالی۔ سب نے چونک کر چچا تندوری کی طرف دیکھا، لیکن وہ توقعات کے برعکس لاپرواہی اور اطمینان سے بیٹھے رہے۔ حیرت کے مارے سب کا ہی برا حال ہو گیا۔ مرغا بانگ دے اور چچا تندوری آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ناممکن تھا۔ چچا تندوری کلو چرسی سے رہا نہ گیا۔ اس نے انہیں کوہنی ماری۔ کہاں ہو؟ وہ دیکھو، مرغا بانگ دے رہا ہے۔ ارے رہنے دو، جب سے میرا راز فاش ہوا ہے نا، میں نے مرغوں کی بانگ سے چڑنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک یہ بات راز تھی، اس کی اہمیت تھی، راز ختم تو چڑ بھی ختم، چچا تندوری نے جواب دیا۔ سب ان کی شکل ہی دیکھتے رہ گئے۔ مرغا اب بھی بانگ دے رہا تھا۔